हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बेस्ड है हमारा स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर या मीटर ब्रिज के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी किसके ऊपर? व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर। स्लाइड वायर ब्रिज क्या है? इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। कि स्लाइड वायर, जो ये स्लाइड वायर ब्रिज है, ये भी एक तरह का व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसको हम मेनली यूज़ करते हैं जब तुम 12th क्लास में पढ़ोगे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। कि स्लाइड वायर इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। नाउ ये बेस्ड किसके ऊपर है? जो स्लाइड वायर ब्रिज है उसका प्रिंसिपल है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। कि जो मेरा स्लाइड वायर ब्रिज है वो किसके ऊपर बेस्ड है? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। क्या थी बैलेंस कंडीशन व्हीट स्टोन ब्रिज की? याद है? व्हीट स्टोन ब्रिज को हम बैलेंस कब बोलते थे? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमने व्हीट स्टोन ब्रिज ले लिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस, देन ये सी पॉइंट, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस, देन डी पॉइंट, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस, देन सी और डी पॉइंट, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस, देन बी और डी में एक रेजिस्टेंस। या यहाँ बोल सकते हैं हम क्या लगा होता था? गैल्वेनोमीटर। ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की। और ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये R4। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या कब होती है? व्हेन R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो हम क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन की ब्रिज क्या है? बैलेंस है। और उस टाइम पे जब बैलेंस कंडीशन है उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करता। नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। मतलब इस BD ब्रांच में करंट कितना हो गया? 0। और आई कैन से VB इज इक्वल टू VD। कि जो पोटेंशियल B पे है वही पोटेंशियल D पे है। तो इस ब्रांच में करंट कितना हो गया? 0। दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसके ऊपर हमारा कौन सा डिवाइस बेस्ड? स्लाइड वायर ब्रिज। तो स्लाइड वायर ब्रिज क्या हुआ? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। और किसकी हेल्प से? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कंडीशन होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस की? कि R1 बाय R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाय R4। और जब ये कंडीशन होगी तो गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। और आई कैन से पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। तो इसको नोट कर लो। अब हम बनाते हैं डायग्राम व्हीट स्टोन ब्रिज का, ओ सॉरी स्लाइड वायर ब्रिज का या मीटर ब्रिज का। ठीक है। ये डिवाइस तुम अपनी प्रैक्टिकल लैब्स में देखते हो कैसा होता है डिवाइस। अब इसकी फोटो अपलोड हो जाएगी कि कैसा दिखता है एक्चुअली में डिवाइस। होता क्या है? एक वुडन का बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये थिक कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ये 3 स्ट्रिप्स लगी होती है कॉपर की, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर। अब कॉपर की रेजिस्टेंस पहले ही कम होती है। हमने क्या यूज़ की? हमने यूज़ की ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज़ की? बिकॉज इट हैज़, या टू मेक द रेजिस्टेंस मिनिमम। कि रेजिस्टेंस पहले ही कम थी, हमने थिक यूज़ कर दी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया? ज़्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? और कम होगी। देन यहाँ पे 2 ये टर्मिनल्स बने होते हैं, मतलब यहाँ नोब्स होते हैं, इनके बीच में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। एक नोब होता है यहाँ पे सेंटर में। जो फोटो अपलोड होगी उसको ध्यान से देखना। देन यहाँ पर इस टर्मिनल से यहाँ पे एक वायर लगी होती है,
ठीक है, ये वायर है किस मटेरियल की, ये वायर बनी होती है बेसिकली अलॉय की। और कौन सा अलॉय, ये वायर अलॉय होते हैं कॉन्स्टेंटन और आई कैन से मैग्नीन। इसको मैंने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन को मैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। रीज़न बिकॉज अलॉय के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। पढ़ा था ना, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, कि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो रेजिस्टेंस होती है इस लोहे की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। देन इसके नीचे एक स्केल लगा होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है, तो एक पार्ट और आ गया इसका 1 मीटर का स्केल, तभी इसको बोलते हैं हम मीटर ब्रिज। ठीक है, 1 मीटर का स्केल लगा होता है। देन स्केल पे 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और 100 सेंटीमीटर इस मार्क पे ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, और बीच में क्या होती है, यहाँ पे डिविजन्स होती है, जैसे स्केल की डिवीजन होती है हमारे। ठीक है, क्लियर। ये होता है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से पार्ट हुए, थिक कॉपर की स्ट्रिप्स आई। कॉपर की थिक स्ट्रिप्स क्यों यूज़ की, बिकॉज उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम। अभी बताऊंगा रेजिस्टेंस मिनिमम क्यों करनी है। ठीक है, देन 1 मीटर का स्केल है ये, इसका क्या यूज़ है ये भी डिस्कस करते हैं। देन जो ये वायर है ये कॉन्स्टेंटन की या मैग्नीन की। क्यों बोली इस मटेरियल की, बिकॉज इन मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में कि हम थिक कॉपर की स्ट्रिप क्यों यूज़ करते हैं, हम इसी मटेरियल की वायर क्यों यूज़ करते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो पता लग गया। थिक कॉपर की स्ट्रिप यूज़ की बिकॉज उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम। और इसी अलॉय की वायर क्यों यूज़ की, बिकॉज इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। उससे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर। एक और चीज़, जो हम वायर यूज़ करते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है दैट इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो वायर का एरिया होगा, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। मतलब ये नहीं कि कहीं पे वायर की रेडियस कम है कहीं पे ज़्यादा है, जो रेडियस है वो थ्रू आउट द वायर क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे पार्ट्स हो गए किसके, स्लाइड वायर ब्रिज के। नोट कर लो इनको। तो अब देखते हैं कि स्लाइड वायर ब्रिज से या मीटर ब्रिज से हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी है, हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता हो, और आई कैन से नॉन रेजिस्टेंस चाहिए। उसको मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये आर जो है, दिस आर इज नॉन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें पता होगी। और ये किसकी हेल्प से इंसर्ट करते हैं हम, इसको हम यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स इंसर्ट करते हैं इसको, कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है, उसकी हेल्प से एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तुमने लैब में देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। देन जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है उनको इन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये S, सपोज S इज द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, S को क्या ले लिया मैंने, अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन जो ये सेंटर में टर्मिनल है, यहां से जुड़ा होता है एक गैल्वेनोमीटर। देन गैल्वेनोमीटर से जुड़ी होती है एक जॉकी। ठीक है, अब जॉकी क्या होता है, जॉकी इज बेसिकली अ कंडक्टर। जॉकी क्या होता है, बेसिकली कंडक्टर, एक मेटल का पीस होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सर्किट को कनेक्ट करना। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं।
देन यहाँ से एक लगा होता है हमारा सेल या आई कैन से बैटरी, देन एक लगा होता है वेरिएबल रेजिस्टर या आई कैन से लगा हुआ है यहाँ पे क्या, रियोस्टेट। इसका काम है सर्किट में करंट को कंट्रोल करना। देन एक लगी होती है की, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। देन ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सपोज इस एंड को मैंने नाम दे दिया ए, इस एंड को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, क्लियर। और चलो अभी अपना ये डायग्राम कंप्लीट कर लो। ये पूरा अरेंजमेंट हो गया टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस एस। इसमें जो आर है वो हमारी नॉन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हमें पता है, तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। अब इस पॉइंट को सपोज मैं नाम देता हूँ सी, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं डी। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि ये हमारा एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, तो बोलोगे नहीं सर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो देखते हैं कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। अब हमने जो ये कॉपर की स्ट्रिप यूज़ की है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इसकी रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करके चलते हैं, इसकी अपनी रेजिस्टेंस नहीं है। तभी हमने कौन सी कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ की थी, थिक कॉपर स्ट्रिप्स, बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है, ताकि उसकी रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर सकें। देखो अभी कैसे। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये वाला डायग्राम दोबारा देखो यहाँ पे। ठीक है, अब पहले एक चीज़ और, अब जो ये वायर है ए से लेके बी तक, ठीक है, इस वायर की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कंडक्टर यहाँ पे जोड़ रखा है, जो कि मैंने क्या बोला कंडक्टर है। अब कंडक्टर इसका मतलब क्या है, जो कि को मैं जिस पॉइंट पे भी जोड़ूंगा वो पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, डी, कि जो कि मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, तो मेरा डी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जो कि मेरा कहीं इस तरफ भी हो सकता है, तो मेरा डी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस जोकी की हेल्प से, एक पेन की तरह ही होता है, इस जोकी की हेल्प से मैं जहाँ भी टच करूँगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि यूज़ कर रहे हैं ताकि हम गैल्वेनोमीटर की जो पोजीशन है उसको हम क्या कर सकें, बार चेंज कर सकें ईजिली। ठीक है, उसको हम अलग अलग जगह पर टच करते हैं और हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। मैं डायग्राम डालने की कोशिश करूँगा पूरी वीडियो में कि ये सर्किट पूरा बना हो, उसकी फ़ोटो डाल दूँगा। ठीक है, अब देखो, तो मतलब जो यहाँ से ए डी है, डी पॉइंट, इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और जो डी से बी है उसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो मैं ए से डी की रेजिस्टेंस को लिख लेता हूँ पी, कि जो मेरी पी है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके डी तक, बिकॉज देन तो यहाँ पे जो कि कनेक्ट होगी। और जो मेरी क्यू है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो पोर्शन बचा कितना, डी बी। मतलब कि सपोज कर लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, और ये कौन सी रेजिस्टेंस है, जो ए डी वायर की है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, जो किसकी रेजिस्टेंस है, डी बी वायर की। ठीक है, बट एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, एक वायर है और उसकी अपनी कुछ ना कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो डायग्राम बनाए, ए पॉइंट बनाता हूँ और बी पॉइंट बनाता हूँ। ए पॉइंट बनाया यहाँ पे बनाया मैंने बी पॉइंट। अब देखो, ए से एक रेजिस्टेंस आर जुड़ी हुई है और सी पॉइंट पे। अब मैंने बोला ये कॉपर की स्ट्रिप्स है, तो भूल जो कि इनकी रेजिस्टेंस है कि ए सीधा किससे कनेक्टेड है, इस आर से। तभी हमने थिक कॉपर स्ट्रिप्स ले ली थी, बार बार बोल रहा हूँ। तो एक पॉइंट लिया मैंने सी, और ए से सी में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दी जिसकी वैल्यू कितनी है मेरी, आर। ठीक है, देन सी से एक रेजिस्टेंस और एस, और वो कहाँ जुड़ी है, सीधा बी से। मैंने बोला इसकी रेजिस्टेंस लेंगे तो एस वाली रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ी है, बी से। तो सी से एक रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ी है मेरी, बी पे, और इसकी वैल्यू कितनी है, एस। ठीक है, ए से एक और रेजिस्टेंस जा रही है डी पे, जो इस वायर की थी। तो ए से एक और रेजिस्टेंस जा रही है मेरी कहाँ पे, डी पे। देन डी से दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ जा रही है, बी पे। देन सी और डी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, देन ए और बी के बीच में क्या जुड़ी है, बैटरी। रियोस्टेट, एंड देन की, और ये बी से आ गया। देखो क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना, एक व्हीटस्टोन ब्रिज। और हमने ए डी वायर की रेजिस्टेंस क्या ली थी, पी, तो ये रेजिस्टेंस आ गई पी, और इसकी रेजिस्टेंस क्या ली थी, डी बी की क्यू, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्यू। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ व्हीटस्टोन ब्रिज।
यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज यहाँ पे हमें कॉपर की स्ट्रिप्स दिख रही हैं, वायर दिख रही है। कॉपर की स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस क्या है? निग्लिजिबल। तो सोचो एक वायर जुड़ी हुई है यहाँ पे, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 0। सिमिलरली एक वायर जुड़ी है यहाँ पे, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 0। अगर मैं थिक कॉपर की स्ट्रिप्स यूज़ ना करता तो इस पोर्शन की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती, इस पोर्शन की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती, और इस पोर्शन की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती। तो मेरे उसमें जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसमें क्या आता? एरर ज़्यादा आता। तो हमने क्या किया? थिक कॉपर की रेजिस्टेंस यूज़ की, सो दैट उनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाए? 0 के बराबर लगभग। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाए? आई कैन से मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाए, और एरर क्या आए? कम से कम आए। तो नोट कर लो यहाँ तक। तो अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कुछ करंट फ्लो होता है, कुछ करंट का पोर्शन यहाँ रहता है, कुछ पोर्शन यहाँ पे, और कुछ करंट यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डिवाइड होता था कि यहाँ से करंट गया, यहाँ गया और यहाँ गया, ठीक है। कुछ करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर में से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से आया, यहाँ से देन मीट करके दोबारा यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो सिमिलरली वो करंट यहाँ से होके यहाँ गया, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से दोबारा यहाँ, और ये करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब हम क्या करते हैं सर्किट में? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम इस जॉकी को उठा के इस पॉइंट पे लाते हैं। तो हम क्या देखते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, मैंने बताया था कल, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? एक स्केल होता है, और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन कहाँ होती है जब कोई करंट पास ना कर रहा हो? 0 पे। इसके डिविजन्स लेफ्ट की तरफ भी होते हैं और राइट की तरफ भी होते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं सर्किट ठीक कनेक्टेड है नहीं। वो कैसे पता लगता है? हम पहले कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन एक तरफ होती है, फिर हम करते हैं यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होती है। अगर ऐसा ना हो, मतलब आई कैन से कि यहाँ कनेक्ट किया तब भी लेफ्ट में है, यहाँ कनेक्ट किया तब भी लेफ्ट में है, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ है वो गलत हुआ है। और अगर यहाँ सेटअप किया राइट में है, यहाँ भी राइट में है, तो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? गलत है। जब हम यहाँ टैप करें तो गैल्वेनोमीटर किस तरफ जाना चाहिए? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? आई कैन से टर्मिनल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे अगर लेफ्ट में गया तो यहाँ पे किस पे जाना चाहिए? राइट पे। और यहाँ पे अगर राइट में गया तो यहाँ पे किस पे जाना चाहिए? लेफ्ट में। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कि उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा? मैं जॉकी से अलग अलग जगह पे धीरे से टच करके देखूँगा कि हमने प्रेस नहीं करना, सिर्फ टच करना है। प्रेस क्यों नहीं करना? क्योंकि जिस पॉइंट पे प्रेस करेंगे उस पॉइंट पे वायर की थिकनेस जो है वो चेंज हो जाएगी, और आई कैन से जो रेडियस है वो वायर की चेंज हो जाएगी, और आई कैन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। उससे क्या आएगा? एरर आएगा। तो मैं जस्ट टच करूँगा, देखूँगा जिस पॉइंट पे रीडिंग 0 होगी, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 होगी, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया, ठीक है, क्लियर। अब कैसे होती है 0? जब हम गैल्वेनोमीटर को सपोज मैं यहाँ पे लेके आया पहले इस जॉकी को, तो डी पॉइंट यहाँ पे है, तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है। जब मैं इसको टच करूँ यहाँ पे, तो अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है। तो हम गैल्वेनोमीटर को इधर उधर जब मूव कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं स्लाइड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। कि वायर के ऊपर क्या कर रहे हैं? जॉकी को हम स्लाइड कर रहे हैं। कि जब हम जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे टच कर रहे हैं तो हम बेसिकली लेंथ चेंज कर रहे हैं, किसकी? एडी की और डीबी की। जैसे डी पॉइंट यहाँ आ गया, तो अब एडी इतनी है और डीबी इतनी है, और उस लेंथ की चेंज की होने से क्या चेंज हो रहा है? उस लेंथ की चेंज होने से जो रेजिस्टेंस है वो पी क्यू वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम बेसिकली जब जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि एक कंडीशन आ जाए जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी हो जाए? 0, मतलब कोई डिफ्लेक्शन ना हो, और उस कंडीशन क्या बोल देंगे हम? बैलेंस कंडीशन आ गई, ठीक है, क्लियर। तो एक्सपेरिमेंट समझ आ गया कि हमने सर्किट को कनेक्ट किया, सबसे पहले ए पॉइंट पर लाए तो एक डायरेक्शन में डेविएशन है, दूसरे पॉइंट पे लाए मतलब बिल्कुल एंड पे, तो दूसरी डायरेक्शन में डेविएशन है। तो मतलब सेटअप ठीक है। उसके बाद अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं, जिस पॉइंट पे रीडिंग 0 आ गई गैल्वेनोमीटर में, उस पॉइंट पे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? या हमारा स्लाइड वायर ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस कंडीशन में आ गया। और अगर ये बैलेंस कंडीशन में आ गया तो आई कैन से R/S इज इक्वल टू P/Q। यही कंडीशन होती है ना व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस कंडीशन R/S इज इक्वल टू P/Q। कब? जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। और वो कैसे करते हैं? हम इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे रख के देखते हैं, जिस पॉइंट पे करंट 0 हो गया उस पॉइंट पे कंडीशन क्या होगी? बैलेंस होगी।
तो इसको इतना नोट कर लो। तो बैलेंस कंडीशन में R बाय एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू आ गई। तभी बोला था कि मैंने इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि हमने बैलेंस कंडीशन अचीव कर ली। अब जो P था वो किसकी रेजिस्टेंस थी, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, और जो Q था दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ ए डी, और जो Q था दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ डी बी। अब सपोज जो ये A से D तक की लेंथ आई है कि यहाँ पे इस टाइम इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन है, मतलब कोई करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर में। तो सपोज इसकी लेंथ आई L। अब टोटल लेंथ कितनी थी, यहाँ पे स्केल लगा था, मैंने रब कर दिया उसको, बट यहाँ पे स्केल लगा हुआ है। इस लेंथ को हम उस स्केल की हेल्प से मेजर कर लेंगे, ठीक है। इस लेंथ को, यानी नीचे स्केल लगा था ना, तो टोटल लेंथ थी इसकी 100 सेंटीमीटर। तो ये L आई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ बची इसकी, यहाँ से यहाँ तक बची 100 माइनस L। ये L किस में है, सेंटीमीटर में, और ये 100 माइनस L भी किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। क्लियर कि टोटल लेंथ 1 मीटर और आई कैसे 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक लेंथ आई L, यहाँ तक बाकी कितना बचेगा 100 माइनस L। इसको हमने स्केल की हेल्प से क्या कर लिया, मेज़र कर लिया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A, पढ़ चुके हो, ठीक है। तो R बाय एस इज इक्वल टू वायर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी, क्या हो जाएगा, रो लेंथ कितनी L ही है इसकी, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A, देन अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ वायर डी बी, रो इसकी लेंथ कितनी है 100 माइनस L, अपॉन एरिया कितना सेम। याद है मैंने बोला था इस वायर का जो एरिया है दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, कि उसका एरिया क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू चेंज नहीं हुई तभी एक्सपेरिमेंट होगा, अगर वैल्यू चेंज होगी तो एरर आएगा। तो एरिया सेम, एरिया से एरिया कैंसिल, रेजिस्टिविटी क्यों सेम, बिकॉज पूरी वायर का मटेरियल क्या है, सेम है, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो रो से रो कैंसिल। तो R बाय एस इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L, और मैंने निकालना क्या था S, तो S का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस, फॉर्मूला टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। किसी किसी बुक में इसको कैसे लिखा होता है वो भी देख लो, उसमें लिखा होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। नाउ रो इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, हमने एरिया कांस्टेंट लिया ना, तो लिखा होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो इसको यहाँ पे बोल देता है R इज इक्वल टू सिग्मा L, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज R बाय L, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फिर इसको क्या लिख देता है यहाँ पे देखो, R बाय एस, यहाँ के लिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी। अब ए डी की लेंथ कितनी है L, तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू L। देन डी बी की लेंथ कितनी है 100 माइनस L, तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस L। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो रहा था, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया, इसको नोट करो। तो पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले हमें व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन होता है, बोर्ड ये गिवन होता है, बोर्ड पे सारा सर्किट हमने एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे लगा दी। देन एक अननोन रेजिस्टेंस जो हमें निकालनी थी वो यहाँ पर लगा दी इन दो टर्मिनल्स के बीच में। देन बीच से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, देन जो की कनेक्ट की, देन ए और बी के बीच में बैटरी और एक रियोस्टेट और एक की कर दी। देन हमने चेक किया, ए पे चेक किया गैल्वेनोमीटर में एक साइड रिफ्लेक्शन आई, बी पे चेक किया दूसरी साइड रिफ्लेक्शन आई। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सर्किट को दोबारा कनेक्ट करके देखो कोई मिस्टेक है, इफ ऐसा हो गया मतलब सर्किट ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा देखा जिस पे जाके करंट कितना हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कौन सी कंडीशन होगी, बैलेंस कंडीशन। उस कंडीशन हमने देखा R बाय एस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर डी बी, और आई कैन से L बाय 100 माइनस L उनका रेशो। तो यहाँ से हमने S की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब एक पॉइंट और, जो हम ये बैलेंस पॉइंट लेते हैं, या आई कैन से जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होती है, वी विल प्रेफर एट द सेंटर ऑफ वायर, कि 40 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर के बीच में पॉइंट आना चाहिए।
ये नहीं कि इस एंड पे बैलेंस हो रहा है, ये नहीं कि इस एंड पे बैलेंस हो रहा है, इस बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा स्लाइड वायर ब्रिज होता है, स्लाइड वायर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मतलब सबसे ज़्यादा ठीक रीडिंग देता है यहाँ पे। तो जब भी हम बैलेंस पॉइंट लेते हैं उसको हमेशा कहाँ प्रेफर करते हैं? सेंटर पे, ताकि हमारी जो रीडिंग आए वो एक्यूरेट आए, उसमें कोई एरर ना आए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सीबीएसई क्वेश्चन है कि वाई वी प्रेफर बैलेंस पॉइंट एट द सेंटर, या वी प्रेफर कि जो रिफ्लेक्शन जीरो हो रही है वो वायर के सेंटर में है, बिकॉज इस कंडीशन में जो हमारा मीटर ब्रिज है दैट इज मोस्ट सेंसिटिव, और जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? एक्यूरेट आएगी। क्लियर? कौन कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताए? इस थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों लेते हैं? ताकि रेजिस्टेंस मिनिमम हो, एरर कम से कम आए। कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट की वायर क्यों लेते हैं? ताकि जो इसका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करती। यूनिफॉर्म क्यों हो? ताकि आर मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ताकि कोई एरर ना आए। अब एक और क्वेश्चन आता है इसका कंसेप्चुअल कि अगर सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, कि इफ पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर इज इंटरचेंज, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बैलेंस पॉइंट में? और इसको हम बोल देते हैं क्या? बैलेंसिंग लेंथ में। जो लेंथ आई ना हमारी, जो लेंथ एल आई, उसमें क्या का फ़र्क पड़ेगा? तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसकी पोजीशन को चेंज करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा वो पहले पिछला लेक्चर देखो, फिर समझ आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो स्लाइड वायर ब्रिज है उसकी वर्किंग जो है पूरी होगी। जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तब तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा हमने क्या किया। इस सर्किट डायग्राम के हेल्प से तुम सर्किट को कंप्लीट करोगे, देन रीडिंग्स लोगे। ठीक है? तो इसको नोट कर लो। अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम। अब एक न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट ध्यान रखना, फॉर्मूला यही यूज़ होगा न्यूमेरिकल में, R बाई एच इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। अब R के नीचे बैलेंसिंग लेंथ एल आई तो उसको हम लिखेंगे R के सामने, और S के नीचे लेंथ कितनी थी? 100 माइनस एल, तो हम लिखेंगे S अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इफ वी डिक्रीज द, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगेंस्ट सीबीएसई का, वैल्यू ऑफ R, तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है? अगर हम R की वैल्यू कम कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब अगर R कम हो गया तो इस रेशो को सेम करने के लिए ये भी कम होना चाहिए ना, L बाई 100 माइनस एल। R कम हुआ तो L कम होगा, तभी तो रेशो सेम रहेगा। ठीक है? तो जो बैलेंस पॉइंट है L की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। L डिक्रीज हो गया तो बैलेंस पॉइंट जो है, या आई कैन से बैलेंस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? नल पॉइंट, जिस पे रीडिंग जीरो आई थी, बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। ठीक है? उसको क्या होगा? इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? अगर मैं R की वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स B, बिकॉज R इंक्रीज हुआ तो L भी इंक्रीज होना चाहिए। और इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ S की वैल्यू डिक्रीज कर दी तो जो S0 माइनस एल है वो भी हमें कम करना पड़ेगा, कि S डिक्रीज कर दिया, रेशो सेम करने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज। तो 100 माइनस एल ये चीज़ है, ये भी डिक्रीज होगी, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो किस तरफ शिफ्ट होगा? ए की तरफ। तो जो नल पॉइंट है दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स बी, सॉरी टूवर्ड्स, हाँ 100 में सेल कम हो रहा है, दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स बी, कि वो बी की तरफ शिफ्ट होगा, ए से दूर मूव करेगा। और अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो वो ए की तरफ मूव करेगा। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन से नोट कर लेना। अब एक चीज़ और, हम बैलेंस पॉइंट कहाँ पे लेना प्रेफर कर रहे हैं? इन द मिडल ऑफ द वायर और सेंटर ऑफ वायर। क्यों? सेंसिटिविटी के लिए। सेंटर ऑफ वायर पे तब आएगी, मतलब L कितनी, L की वैल्यू कितनी? 50। तो मतलब R और S का रेशो क्या होना चाहिए? 1:1। मतलब R और S क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लगभग सेम। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है? जब बैलेंसिंग पॉइंट सेंटर पे होगा, और बैलेंसिंग पॉइंट सेंटर में कब होगा? व्हेन R एंड S आर ऑफ सेम ऑर्डर।
मतलब उनकी जब वैल्यू जो होगी वो लगभग सेम होगी। कि ये मत कर लेना कि एस हमने मेज़र करना था 1 ओम और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1000 ओम, तो बैलेंसिंग पॉइंट किस तरफ आएगा सोचो। अब आर की वैल्यू ज़्यादा है तो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा सेंटर से, ठीक है। अगर ये 1 ओम है तो इसको 2 ओम रख लो या 1.5 ओम रख लो, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इनका ऑर्डर जो है वो लगभग सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमारा क्या हो, सेंसिटिव हो, मतलब वो एक्यूरेट रीडिंग दे हमें, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल की फोटो शो होगी, हम न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का। बोला है जब y की वैल्यू 12.5 ओम है, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ ए है। कि अगर मैं इस लेंथ को l ले लूँ तो मेरी l की वैल्यू दी हुई है मुझे 39.5 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, r बाई एस इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। इसी फॉर्मूले सारे क्वेश्चन होंगे। r के लिए ये लेंथ, s के लिए ये लेंथ, तो x के लिए AD वाली लेंथ और y के लिए DB वाली लेंथ। तो x बाय वाई, x के लिए लेंथ कौन सी है, AD, दैट इज इक्वल टू L 39.5, ठीक है। ये ध्यान रखना कि x के नीचे जो उसकी लेंथ है वो आएगी, क्लियर। देन y के नीचे DB वाली लेंथ, y के नीचे DB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 39.5, तो 39.5 देन सब्ट्रैक्ट करो, इट विल कम आउट टू बी 60.5 आ जाएगी, 60.5 माइनस करके, ठीक है। देन हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39.5 डिवाइड बाई 60.5 मल्टीप्लाई बाय y, और y की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, y की वैल्यू मुझे दी हुई है 12.5। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे x की वैल्यू, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन इसके अगले पार्ट में बोला हुआ है हम थिक कॉपर की स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन अगले पार्ट में बोला हुआ है क्या, कि अगर मैं y और x की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो बैलेंस पॉइंट में बताओ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। कितना फ़र्क पड़ेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा y बाई एक्स विल बी इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। अब y के लिए बैलेंसिंग लेंथ L से L, मतलब ये कहाँ से मेजर हो रही है, फ्रॉम एंड A, ठीक है। देन y हमें पता है कितना है 12.5, x हमने निकाल लिया, यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल लो, L की, और जो आंसर आएगा उसको लिख देना फ्रॉम एंड A, ठीक है। कर लो ये क्वेश्चन कि y हमें पता है 12.5, x यहाँ से आएगा, पुट करना, L निकालना, सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है, हो जाएगा। अब अगले पार्ट में बोला हुआ है कि अगर मैं सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नेक्स्ट सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, बोला एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, जो नल पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर है ए से, उसके बाद 5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी एस के साथ सीरीज में, तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आ गया। तो हमने आर और एस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। जब आर और एस लगे हुए हैं तो जो एल है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन एस एल बाय 100 माइनस एल। तो एल कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो दैट विल कम आउट टू बी 3/2, ठीक है। देन क्या किया, देन 5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी सीरीज में इसके साथ, लगा दो भाई, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे S और ये 5 ओम। अब ये रेजिस्टेंस मुझे बताओ बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई या रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ती है, तो बैलेंस पॉइंट किस तरह शिफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में भी बताया था मैंने। जब ये बढ़ गई तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ए की तरफ। देखो लेंथ 60 से कितनी होगी 50, वो इसलिए शिफ्ट हुआ। अब इस पूरे की रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरा जो सर्किट लगाया है ये रेजिस्टेंस होगी S+5 होगी ना। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, R अपॉन S+5 विल बी इक्वल टू
50/50 दैट विल इक्वल टू 1 क्लियर, समझ आ गया। देन r इज इक्वल टू क्या आ गया, s+5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पुट कर दो यहाँ पे, s+5/s इज इक्वल टू 3/2, तो s+5 इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2s + 10 इज इक्वल टू 3s, तो s विल बी कम आउट टू बी 10 ओम। s आ गया 10 ओम। r निकालना है, तो r की वैल्यू क्या है, देखो r की वैल्यू आ जाएगी 3/2s, तो r विल कम आउट टू बी 3/2 × 10, दैट विल कम आउट टू बी 15 ओम। ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार सीबीएसई में आए हुए हैं कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दी, एक पैरेलल में जोड़ दी, जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे तो हमने r और s की वैल्यू निकालनी हो। नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। मेरी पूरी कोशिश होती है जितने क्वेश्चन सीबीएसई में आए, जितने एनसीईआरटी है वो सारे कवर हो जाए लेक्चर में, ठीक है। बोला है पहले ऐसे अरेंजमेंट है, तो बैलेंसिंग पॉइंट 40 सेंटीमीटर है एंड ए से 12 ओम को पैरेलल में लगाया एस के साथ, तो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अगेन आर और एस की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे सेटअप है, तो एल की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, बिकॉज एल ए से ही मेजर हो रहा है ना, तो r/s इक्वल टू 40/60, 100 - 40 60 हो जाएगा वो, तो 40 - 60 मतलब 2/3। अब क्या किया, S के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी 12 ओम की। अब ये पूरी रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, तो इस पूरे की वैल्यू सपोज मैं लिख लेता हूँ, इस पूरे की वैल्यू को मैंने लिख लिया सपोज x। लेट किया कि अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस नहीं आएगी लगभग x की वैल्यू, तो इस x को कैसे निकालेंगे हम, 1/x इज इक्वल टू 1/s + 1/12, तो 1/x इज इक्वल टू 12s एंड 12 + s, तो x विल बी इक्वल टू 12 × s/12 + s, ठीक है क्लियर। ये हमने इसकी जगह रेजिस्टेंस लगा दी, एक रेजिस्टेंस लगा दी x, और इसकी वैल्यू ये दी हुई है। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है, s की वैल्यू कम हुई है, रेजिस्टेंस कम होगी, तो ये किस तरफ जाएगी, इस तरफ, तो देखो 40 से कहाँ आ गया 15। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन बनेगी इसके लिए r/x इज इक्वल टू 50/50 दैट विल कम आउट टू बी 1। x की जगह क्या पुट कर दो, 12s/12 + s, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, r × 12 + s/12s इज इक्वल टू 1, इसको ऊपर ले गया। अब देखो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, कैसे, अब वैल्यू इंटरचेंज करने के चक्कर में मत पड़ना। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r/s एंड 12 + s/12, इस s को मैंने r के साथ कर लिया, मल्टीप्लाई करोगे दोबारा ये बन जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू क्या है, देखो 2/3, सॉरी r/s की वैल्यू 2/3 है, पुट कर दो, तो 12/s, तो 2 6 12, तो 12/s/18 इज इक्वल टू 1, तो 12 + s इज इक्वल टू 18, s विल कम आउट टू बी 6 ओम, ठीक है। s 6 ओम आ गया, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, r की, तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेटअप दिया है, बोला r की वैल्यू 2 ओम है, x की वैल्यू > 2 ओम है। बैलेंस पॉइंट आया L से, बैलेंस पॉइंट आया L लेंथ पे फ्रॉम पॉजिटिव एंड, मतलब पॉजिटिव एंड मतलब बैटरी का A पॉजिटिव एंड है। देन R और X की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, मतलब X यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया। बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे चला गया A से, पहले L पे था फिर L + 20 पे हो गया। तो वैल्यू निकालो L की और X की। अब एक क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला हुआ है कि एंड एरर को निगलेक्ट कर दो। जब हम रीडिंग्स को एंड पे लेते हैं उसमें कुछ एरर आता है, क्यों, क्योंकि एंड पे ना स्क्रूज पे टाइट होती है वायर जो होती है, तो वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहता, उसकी वजह से कुछ एरर आता है, उसको हमने निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो पहले इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, r/x इज इक्वल टू, r के रिस्पेक्ट में लेंथ कितनी है L, और x के लिए कितनी बचेगी 100 - L, तो r/x इज इक्वल टू L/100 - L। फिर r और x को इंटरचेंज कर दिया, मतलब अब यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे r आ गया।
और बैलेंस पॉइंट भी शिफ्ट हो गया इधर L+20 पे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या बनेगी, x/r, x के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या है L+20। अब बच्चे गलती करते हैं, बच्चे लिख देते हैं यहाँ पे 100 - L, वैसे नहीं आएगा, अब आएगा 100 - L+20, क्योंकि अब 100 में से ये लेंथ माइनस होगी ना L+20। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, L+20 100 - L-20, तो x/r इज इक्वल टू L+20 एंड 80 - L। x/r की वैल्यू यहाँ से ले लो, x/r क्या बनेगा, 100 - L/L पुट कर दो, 100 - L/L, L+20 80 - L, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 - L 80 - L, L इंटू L+20, तो क्या आएगा यहाँ पे 8000 - 100L - 80L प्लस L² प्लस 20L, कैंसिल आउट। तो 8000 इज इक्वल टू 20L प्लस 100L प्लस 80L, तो 8000 इज इक्वल टू 200L, तो L विल कम आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब निकालना है क्या x, तो इस इक्वेशन से निकाल लोगे x इजीली। x कितना दिया हुआ है, x तो निकालना है, r कितना दिया है 2, L कितना आया 40 अपॉन में 40, तो यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हो, खुद ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, वरना देखो क्वेश्चन ऐसे पहले किया है, सिर्फ क्या है अब आंसर L1 L2 की टर्म में आना, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बच्चों को, और CBSE में 3 बार आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है जब R और S को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ है L1, मतलब A से ये D तक L1। जब एक रेजिस्टेंस X को पैरेलल कनेक्ट कर दिया S के साथ तो L2 है। हमने X का आंसर निकाला है L1 L2 और S के टर्म में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, R/S इज इक्वल टू L1 / 100 - L1, अब तो पता लग ही गया होगा। देन X को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया S के साथ, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी L2, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस, सपोज इसकी रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ R', तो 1/R' विल बी इक्वल टू 1/X प्लस 1/S, तो 1/R' विल बी इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा XS, ऊपर क्या आ जाएगा X प्लस S, तो R' की वैल्यू क्या आ जाएगी XS इंटू X प्लस S। अब इक्वेशन बनाओ R/R', क्योंकि इसकी पूरी रेजिस्टेंस R' होगी, इज इक्वल टू L2 / 100 - L2। R' की वैल्यू पुट कर दो XS / X प्लस S, तो R इंटू X प्लस S बाई XS L2 / 100 - L2। अभी भी ऐसा क्वेश्चन करके आए थे हम, इसको रब कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, R/S को अलग लिख लो एंड X प्लस S बाई X को अलग लिख लिया, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर ये आ जाएगा। क्यों लिखा अभी पता लग जाएगा, L2 / 100 - L2। R/S की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसलिए अलग किया था इसे। X प्लस S बाई X इज इक्वल टू L2 / 100 - L2, ठीक है। तो X प्लस X बाई X इज इक्वल टू L2 100 - L1 बाई L1 100 - L2। अभी वैल्यू निकालनी हमने X की, तो ये इक्वेशन देखो कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, X बाई X प्लस S बाई X, इस X को दोनों के नीचे लिख लिया, तो L2 100 - L1 L1 100 - L2, ये क्या बन गया 1 प्लस X बाई X L2 100 - L1 100 - L2। इसको नोट करो, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा आगे जगह बना के।
तो इक्वेशन आ गई थी, इसको लिखो s बाई एक्स निकालो, यहाँ से क्या आएगा देखो L2 100 माइनस L1 बाय L1 100 माइनस L2 माइनस 1, ये आएगा। देन हमने क्या निकालना है x, तो x को इधर ले जाओ, इस साइड हमको इधर ले आओ, L2 100 माइनस L1 बाय L1 100 माइनस L2 माइनस 1, ठीक है। x को इधर ले गए, इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में ले आए, इसको यहाँ छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो भी ठीक है, वरना यहाँ तक भी आंसर आ गया तो भी ये ठीक है। किसी किसी बुक में इसको आगे भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है आज का। अभी अगेन हर बार की तरह क्वेश्चन शो होगा कमेंट सेक्शन में, ओ क्विज सेक्शन में, उसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। कोई लेक्चर में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज का लेक्चर हमारा किसके ऊपर था, स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर, मीटर ब्रिज के ऊपर। हमने इस लेक्चर में इसके डिवाइस के बारे में पढ़ा, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए और NCERT और CBSE न्यूमेरिकल्स किए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।